हेलो दोस्तों, मैं एल के निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी भूगोल। चैप्टर होगा सेकेंड, भूमि और मृदा संसाधन। तो यहाँ चैप्टर 1 लिखा गया है, लेकिन ये चैप्टर 2 होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें एक एक टॉपिक को बहुत अच्छा से और आसान से समझेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भूमि संसाधन के बारे में। देखिए क्या कहता है, भूमि संसाधन एक मौलिक संसाधन है। हमारे सभी कार्यकलाप भूमि पर ही संपादित होते हैं। भारत का लगभग 43% भाग मैदानी है, जो हमें कृषि कार्य, फसल उगाने के लिए शुभ अवसर प्रदान करता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र पर्वतीय है। पर्वत हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वन और वन्य जीव प्रदान करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 27% भाग पठारों का है। पठारों का विस्तार है। पठार हमें खनिज संसाधन, वनों एवं कृषि योग्य भूमि से संपन्न है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोगों का ये 43% है जो कृषि योग्य भूमि है, और ये पर्वतीय भूमि जो है ये कितना है हम लोगों का, ये 30% है पर्वतीय भूमि, जिसमें कि वन और वन्यजीव रहते हैं। ये हो गया हम लोगों का पठारी इलाका, जो कि कुल भूमि का 27% है। इसमें क्या उत्पन्न होता है, इसमें से हमको लोगों को क्या मिलता है, तो खनिज संसाधन इसमें से प्राप्त होता है। मैदानी भाग में कृषि कार्य की जाती है, और पर्वतीय भाग में वन और वन्य प्राणी होते हैं, और पठार वाले भाग में खनिज संसाधन होते हैं। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मृदा निर्माण। तो चलिए, मृदा मिट्टी होता है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी की भूपर पट्टी की सबसे ऊपरी परत, जो महीन विखंडित शैल चूर्ण से बनी है और पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है, मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडन एवं भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं से होता है। देखिए कहते हैं मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। पहला देख लीजिए, मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। पहला हो गया मूल चट्टान या सेल की प्रकृति। दूसरा हो गया भूमि का ढाल। तीसरा जलवायु। फिर अपक्षय या ऋतुक्षरण, अपर्दन की प्रक्रिया एवं दूत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, समय। यह था हम लोगों को मृदा के निर्माण के महत्वपूर्ण कारक, जिसमें कि ये हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं मृदा के प्रकार एवं वितरण। तो देखिए क्या कहते हैं कि मृदा का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है। भारतीय मृदाओं को 6 वर्गों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। भारतीय मृदा को 6 वर्गों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। तो चलिए मृदा के मुख्य प्रकार हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मृदा के मुख्य 6 प्रकार है। पहला हो गया जलोढ़ मृदा। दूसरा हो गया काली मृदा। तीसरा हो गया लाल मृदा। फिर हो गया लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। चलिए हम लोग बारी बारी से सबको जानते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर में आता है जलोढ़ मृदा। कहता है जलोढ़ मृदा भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदाओं में से एक है। यह मृदा भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि कार्य हेतु यह मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। संपूर्ण भारत में लगभग 4.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का फैली हुई है। जलोढ़ मृदा सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर मृदा होती है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा है। यह नदी के समीपवर्ती एवं
समीपवर्ती क्षेत्रों, जबकि बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा है जो नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हो जाता है, एक खादर हो जाता है और दूसरा बांगड़ हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं दूसरा नंबर का काली मिट्टी। देखिए कहता काली मिट्टी, कहता काली मृदा दक्कन ट्रेप की देन है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इन क्षेत्रों की मृदा कायांतरित शैलों से अर्थात लावा के विखंडन से बनी है। काली मृदा को रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए जानी जाती है। देखिए काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें नमी अधिक होने के कारण इसमें जो है ये मृदा खास करके कपास की खेती के लिए जानी जाती है। जो हमारे भारत के गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये काली मिट्टी है और इस पर ये कुछ पौधा उगा हुआ है कपास का। तो चलिए हम लोग जानते हैं 3 नंबर का लाल मृदा के बारे में। देखिए कहता है लाल मृदा आग्नेय और कायांतरित शैलों के क्षेत्रों में ग्रेनाइट और नीस के विघटन से बनी है। यह मृदा अपक्षय के कारण विकसित होती है। लौह अंश होने के कारण इन मृदाओं का रंग लाल होता है। यह मृदा लाल तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में पाई जाती है। भारत में इस मृदा का 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर है। उर्वरक और सिंचाई के सहारे इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। देखिए लाल मिट्टी, ये देख पा रहे हैं आप लोग लाल मृदा। देखिए लाल मृदा जो होता है इसमें अयस्क मतलब लोहा के अंश होने के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है लाल मृदा। जो हमारे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर इसका फैलाव है और इसको जो है मतलब जब उर्वरक और सिंचाई के सहारे इसकी उत्पादकता पे बढ़ा सकते हैं। तो ये था हम लोगों का लाल मृदा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं लेटराइट मृदा कहता उष्ण आर्द्र जलवायु की तीव्र निष्कासन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाओं का निर्माण होता है। इन मृदाओं के ह्यूमस तथा अन्य उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लेटराइट मृदाओं का विकास दक्कन की पहाड़ियों, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम व मेघालय के कुछ भागों में हुआ है। भारत में इस मृदा के विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर है। इन मृदा में चाय, कहवा एवं काजू की खेती मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे की जाती है। तो देखिए लेटराइट मृदा जो है इसकी जो हम लोगों के भारत में है ये 3.3 करोड़ हेक्टेयर पर इसका फैलाव है और ये जो है खास करके हम लोगों का भारत के कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, उड़ीसा और असम व मेघालय में इसका विस्तार मतलब पाया जाता है ये। और इसमें जो खेती होता है वो क्या कहते हैं चाय के लिए हो गया। जैसा कि आप लोग ये मिट्टी देख पा रहे हैं यही है लेटराइट मिट्टी। इसमें जो उपज होती है चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया इत्यादि का जो है उपज यही लेटराइट मृदा में होती है। चलिए हम लोग आगे जान लेते हैं पर्वतीय मृदा। देखिए पर्वतीय मृदा कहता है यह मृदा देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार विशेषकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है ना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में है। यहाँ वनस्पति के कारण इन मृदाओं में जैविक अंश की अधिकता पाई जाती है। तो ये था हम लोगों का ये है हम लोगों का पर्वतीय मृदा। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं मरुस्थलीय मृदा।
देखिए क्या कहते हैं कि यह मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार राजस्थान हो गया, हमारे देश के राजस्थान हो गया, पंजाब हरियाणा के विस्तृत क्षेत्रों में है। कुछ बालू तो स्थानीय जनित है और कुछ सिंधु घाटी से उड़कर जमा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये मरुस्थल है और ये जो है बालू का ढेर है ना। कुछ इसमें स्थानीय है तो कुछ सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु घाटी के द्वारा ये उड़ करके इसमें जमा हो गया है। और यही क्या है, हम लोगों का मरुस्थलीय मृदा है जो हमारे भारत के राजस्थान और पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं आगे भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। चलिए आगे देखिए, कहता भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भूमि के उपयोग का अनुपात एक प्रदेश से दूसरे में काफ़ी भिन्न होता है। इसे भूमि उपयोग प्रतिरूप कहते हैं। देखिए कहता भारत के भूमि उपयोग प्रतिरूप को निम्नलिखित तालिकाओं की मदद से भी समझा जा सकता है। देखिए भारत का भूमि उपयोग 1950 से 51 और 1998 से 99 ये रहा इसका। तो पहला चलिए देखिए हम लोग इसमें जान लेते भूमि उपयोग कितना में 1950 से 51% में क्या था, 1998 और 99 में प्रतिशत में कितना हुआ। तो चलिए देखिए इसमें कहता है 1 नंबर में शुद्ध बोई गई भूमि, तो ये जो था 1950 51 में 42% था, जो कि 98 99 में ये 46 हो गया। फिर देखिए वन भूमि, ये वन भूमि 1950 51 में 14% था, जो 22 मतलब 1998 99 में 22% पे आ गया। कृषि का अनुपलब्ध भूमि जो 17 था वो 14 हो गया, मतलब ये घट ही गया। चारागाह और बाग जो 9 था वो 5 हो गया। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 0.8 था वो 0.5 हो गया। परती भूमि जो 10 था वो 8 हो गया। मतलब कुल योग जो था 100 में, इस तरह से इसका बंटवारा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं भूक्षरण एवं भू संरक्षण, ये दोनों पॉइंट हम लोग समझेंगे। देखिए कहते हैं भूमि प्रकृति प्रदत्त उपहार है जो हमें विरासत में मिली है। हमने इसका उपयोग अपनी बीती पीढ़ी के साथ किया है और आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी करेंगे। कहता है मृदा के अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों द्वारा नियंत्रित एवं प्रभावित होता है, जिनमें गतिशील जल, पवन, हिमानी और सामुद्रिक लहर प्रमुख हैं। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। भूक्षरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए एक चुनौती है। भूक्षरण नियंत्रण करने के लिए कई उपाय हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भूक्षरण हो गया है ना। तो इसको संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे पेड़ पौधा लगाते हैं अधिक संख्या में, ताकि भूमि का जो क्षरण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसको हम लोग पेड़ पौधा लगा करके भूमि को संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोगों का पूरा अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।